जो लोग कनाडा में आफ्टर एन एज आते हैं 32-35 के एज के आसपास आते हैं, तो आई थिंक जॉब सर्च उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू समबडी हु इज स्टिल न्यू। When you're packing your bags coming to Canada, don't pack ego with it. So ego आप साइड पे रखें, बाकी सारी चीज़ें पैक कर लें. So that's important. Come with the mindset कि मुझे 1 से 2 लेवल नीचे जॉब मिलेगी, I would be good. और अगर आप नहीं ले सकते 2 लेवल नीचे, don't come here because you'll have an identity crisis here. I was a CFO for PNG Pakistan. Big deal. I had like 18-20 people reporting to me. When I came to Reckitt Benckiser, I almost took an entry level job. यहाँ जॉब जो मिलती है वो नेटवर्क से मिलती है. यहाँ और कोई तरीका नहीं है जॉब मिलने का. और मेरी दोनों जॉब जो है वो इसी वजह से लगी. विल मूव ऑन टू पर्सनल फाइनेंस। ये ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कैसे मैनेज करना है। उसकी एक वजह ये कि हमारे कल्चर में पैसे पे बात करना टैबू है. तो अगर आप बड़े हो गए हैं, अगर आप कमाना शुरू कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो पैसा बनाने का स्किल आ गया. आपको एक तनख्वाह मिल रही है बट पैसे बनाने का स्किल नहीं आता. अगर इफ समवन इज टेलिंग यू गेट रिच क्विक, run away from that book, run away from that channel. Stock market is one of the best ways to grow your money. और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी बिकॉज बहुत अरसे तक मुझे सिर्फ यही बताया गया था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं. फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट रिकमेंड पीपल इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए. वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा एंड आज की हमारी कॉन्वर्जेशन हुई बहरोज से. बहरोज हैज़ गॉट मोर देन 18 years ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड करंटली वो अभी हेड ऑफ फाइनेंस की पोजीशन पे काम कर रहे हैं in the Lego Group in USA. Behrouz has got experience working in Pakistan, UAE, Canada and also USA. आज की हमारी कॉन्वर्जेशन 2 टॉपिक्स के बारे में हुई. फर्स्ट कि जो इमिग्रेंट्स कनाडा आकर अपना करियर फाइनेंस में बनाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, कौन से रोल्स को वो टारगेट कर सकते हैं एंड क्या फाइनेंस एक अच्छा ऑप्शन है उनके लिए या नहीं. सेकेंड, हमने बात की पर्सनल फाइनेंस के बारे में कि पर्सनल फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है सबके लिए एंड किन स्ट्रैटेजीज को वो यूज़ कर सकते हैं अपनी वेल्थ को ग्रो करने के लिए. इट वॉज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन एंड आई होप यू गेट समथिंग इंसाइटफुल आउट ऑफ इट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बेरोज, वेलकम टू वर्कवाइज कनाडा. अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आई होप कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो इससे कुछ सीख पाएंगे, कुछ इससे वैल्यू डिराइव कर पाएंगे. एंड आपका 18 years का ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस है फाइनेंस वर्ल्ड में. आपने अपनी जर्नी शुरू की पाकिस्तान से एंड देन यू वेंट टू यूएई एंड देन टू कनाडा एंड देन नाउ यू आर इन यूएसए. तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहेंगे अगर आप वहाँ से अपनी जर्नी के बारे में शुरू करें एंड देन विल डाइव इनटू सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. थैंक यू जसकीरत. सो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हेयर. पहले तो जो कंटेंट यू आर प्रोड्यूसिंग इज जस्ट अमेजिंग. आई चेकड आउट द वर्क दैट यू हैव डन और मैंने कुछ जो है वो कंटेंट चेकआउट भी किया एंड इट्स रियली गुड. और रियली गुड मैं कह रहा हूँ फ्रॉम द एंगल ऑफ के इफ़ आई वाज समवन जो कि ये डिसाइड कर रहा होता कि कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए, यहाँ के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं. So I think it's a very relevant content. So thank you for doing that and thank you for inviting me. With regards to my journey, so as you rightly said, originally from Pakistan, मेरा career primarily रहा है Procter and Gamble के साथ. और it was a very good career I had. I really enjoyed it and it was good as well. The last assignment I had with Procter and Gamble was CFO for PNG Pakistan business. Big deal for me at least. बल्कि वो मैं अमूमन ये कहता हूँ कि when I entered PNG day one, I was like, if I have this role, that would be the highlight of my career. पर फिर वो कहते हैं ना hedonic treadmill, आपको एक चीज़ मिल जाती है, आप कहते हैं अच्छा okay what's next. So in any case, I've originally from Pakistan, worked in Dubai as well with Procter and Gamble, or Dubai में around 7 years. Had a great time. I miss a lot of things about Dubai as well. Would not go back, but was one of the best times I've had in my life. So amazing. And then Canada की मूव आ गई and then we decided to move to Canada. Canada जो है वो another 6-7 years. Great time as well. Very different from Dubai, but great time, great growing growing up with the family here. So it was very nice. और कनाडा आके मैंने ज्वाइन किया लेगो ग्रुप. लेगो ग्रुप से पहले मैंने कंपनी ज्वाइन की थी रैकेट बेंकीजर फॉर 6 months और फिर मैंने लेगो ज्वाइन की और फिर आई मूव टू यूएस. और अभी मुझे यूएस में 2 साल हो गए एंड वी रियली लाइक इट हेयर. वी आर इन द ईस्ट कोस्ट, सो हम मैसाचुसेट्स में हैं एंड इट्स ग्रेट. सो करियर इज़ गुड एंड लाइफ इज़ गुड एज वेल. वेल दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ द बैट सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आप कनाडा में कुछ टाइम रह चुके हैं एंड अभी आप यूएस में रह रहे हैं. बहुत सारे लोग
इस डिलेमा में भी होते हैं. देयर आर समटाइम्स पीपल लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट दे वांट टू मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम कनाडा. तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? यार इट वाज सीमलेस, और सीमलेस की वजह ये थी कि द वीज़ा आई गॉट व्हिच वाज L1, आई वेंट ऑन टू यूएस ऑन दैट वीज़ा. बहुत से लोग आते हैं H1B पे एंड दे विल स्ट्रगल, एंड आई डोंट रिकमेंड इट एट ऑल. इन सब वीज़ाज़ का मसला ये होता है, चाहे वो टीएन हो जाए. टिपिकली 3 वीज़ाज़ हैं: टीएन वीज़ा, H1B, L1 वीज़ा. और इन तीनों वीज़ाज़ में बाय द वे चैलेंज ये होता है कि ये एम्प्लॉयर से लिंक्ड होते हैं. सो एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव अ जॉब विद एम्प्लॉयर, गुड. और जैसी जॉब आपकी चली गई, you'll सफ़र. और चैलेंज ये कि बहुत कम कंपनीज़ जो हैं वो स्पॉन्सर करती हैं. इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा है, और वैसे भी यहाँ टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है. एंड इट इज़ वेरी ईज़ी फॉर देम टू फाइंड टैलेंट हियर. सो कोई ना कोई जो है वो अवेलेबल होता है, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनीज़ टू स्पॉन्सर. तो कंपनीज़ ये कहती हैं कि जो पहले से अवेलेबल है उसी को ले लेते हैं. So all these three visas are not ideal just because आपको जो है वो आप employer से linked होते हैं. So for instance, मैं यहाँ आया हूँ, मैं यहाँ घर ले लिया, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, suddenly employer says we don't want you anymore, and now I'm in fix, right? So अब मुझे या तो कनाडा वापस जाना पड़ेगा, या मुझे किसी और employer से beg करना पड़ेगा कि मुझे sponsor करें. जो मेरा वीज़ा था L1 वीज़ा, उसकी एक अच्छी बात ये है कि it's a dual intent visa, which means as the day I land in US, I can immediately convert it into green card. And when I say immediately, it took me like 10 months, and now I have a green card. So अगर मेरे पास L1 वीज़ा ना होता और मैं H1B वीज़ा पे होता या TN वीज़ा पे होता, I would have really struggled with regards to getting a green card. ग्रीन कार्ड लेना और होना जो है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स वेरी डिफिकल्ट एज वेल, एंड इट्स अ बिग पर्क एज वेल. सो फॉर अस इट वाज सीमलेस. दूसरा ये कि कल्चर वाइज, एनवायरनमेंट वाइज, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू कैनेडा, बिकॉज ईस्ट कोस्ट जो है वो वेदर भी वैसा ही है. थोड़ा सा बेहतर है, मतलब फॉर इंस्टेंस व्हेन इट इज -25 सेल्सियस इन कैनेडा, इट इज -20 है. सो यू काइंड ऑफ गेट स्लाइट A बेनिफिट. little bit, yeah. दूसरा ये कि मैंने एक और चीज़ ये फील की है कि द विंटर्स आर नॉट एज लॉन्ग एज द विंटर्स आर इन कनाडा. सो लेट्स से कनाडा में विंटर्स 6 महीने के होते हैं रफली. यहाँ कॉल इट इट्स 5 months, which is good. So it's good winter here, better than Canada. In terms of जो बाकी lifestyle है, schooling, we didn't feel anything different. It was very seamless for us, and kids are very much easy settled as well. So we felt culturally, environment wise, weather wise, और job मेरी वही थी जिस company के साथ मैं काम कर रहा था, उन्हीं के साथ मैंने move किया. So it was like a very seamless and easy move for us. Makes sense. And because we are immigrants, so हम already किसी जगह से move करके आते हैं, तो I think it's easier for somebody like us to make that move again, right? As compared to somebody जो मान लीजिए कनाडा में ही पला बड़ा है, and then if they want to move, it would be their first move. So if I'm assuming that, तो वो एक बड़ा challenge होगा उनके लिए. Moving on, we'll focus more towards your journey in Canada. तो कनाडा में आपने काम करके देख लिया, and अब आप यूएस में भी काम करके देख रहे हैं. काम से रिलेटेड आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? Both in terms of, we can talk about monetary benefits, we can talk about the work culture, and any other thing that you would, want to shed light upon. So let's start with the work culture. Yeah, work culture in Canada is very laid back, and it is very simple, easy, and not less stressed. So stress कम है. It is okay. Fridays जो है वो half days हो जाते हैं for a lot of, and I'm talking about the company I'm working for. ये हर कंपनी में शायद नहीं होगा. But मैंने रैकेट बेंकीजन में भी जब मैंने काम किया for 6 months, I saw the same thing, which is there is a lot of peace in terms of relax है. वर्क लाइफ बैलेंस पे अमेजिंग फोकस है ऑल टुगेदर. फॉर इंस्टेंस मैं लोगों को ये कहता हूँ, कनाडा में एक हॉलीडे जिसको कहते हैं फैमिली हॉलीडे, Yeah. which is just for you to spend time with family. तो मैंने ऐसी चीज़ जो कहीं नहीं देखी. So I think overall culture ही जो है वो बहुत थोड़ा सा laid back है, and it's all around family, work life balance, your health and all. यूएस जो है वो बहुत टिपिकल एक कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट है. सो इट इज़ मोर कट थ्रोट, इट इज़ मोर competitive, or it is not as easy as it is in Canada. Now, the culture I come from, which is Pakistan or Middle East, वो उससे भी ज़्यादा कट थ्रोट था. Because in पाकिस्तान अमूमन मैं यही कहता हूँ, it's true for India or for that matter Southeast Asia, which is growing is surviving. जब आप ग्रो करना खत्म कर जाते हैं ना, तो आपका Exactly. सर्वाइवल ही खत्म हो जाता है. यहाँ वो स्ट्रेस नहीं है आपको. यहाँ ये कि या आप ग्रो कर रहे हैं, या आप बोलें यार अब मैं अगले 5 साल सिर्फ सर्वाइव करूंगा इस कंपनी में. यू कैन डू इट, बट यू कैनॉट बी इन पाकिस्तान, इंडिया एंड से अब मैं इस कंपनी में अगले 5 साल सर्वाइव करूंगा. अगर आप सर्वाइव करेंगे, यूर आउट. सो आइदर यूर Yeah. ग्रोइंग और यूर आउट. सो it is not as bad as what I've experienced, so I still like it. But Canada was
on another level with regards to being more chill and more easy. Now talking about income levels, बहुत difference है यार. लोग अमूमन टैक्स की बात करते हैं, but it's more than that. I made a video about this on my channel as well, जहाँ मैंने कंपेयर किया यूएस की इनकम लेवल्स और कनाडा के इनकम लेवल्स. एंड इफ आई हैव टू गिव अ समरी, जो आपको सैलरी इक्वलेंट जॉब की, बिल्कुल एक कंपनी एक जैसी जॉब, अगर आपको 100,000 मिल रहे हैं कनाडा में कैनेडियन, आपको यूएस में 100,000 यूएस मिलेंगे. Yep. It's that, like, you'll get the same number but US dollars, which is 30% better than Canadian, Yep. just out of currency. तो out of the bat जो है वो आपको 30% का बेनिफिट मिल जाता है. फिर टैक्स जो है वो एक और 5 से 10% का आपको डेल्टा आराम से टैक्स में भी मिल जाएगा. हाउसिंग जो है वो इट्स वेरी चीप एज वेल, सो हाउसिंग यू बेनिफिट एज वेल. सो एंड फ्यूल, सो फ्यूल, हाउसिंग, टैक्स एंड योर इनकम, यहाँ आपको बेनिफिट होगा. बाकी जो शॉपिंग है और ग्रोसरी है, आई हैवंट फाउंड मच डिफरेंस. लाइक लोग अमूमन कहते हैं यूएस सस्ता है. आई डोंट नो, प्रॉब्ली आई एम शॉपिंग फ्रॉम प्लेसेस जो इतनी सस्ती शायद ना होंगी. बट नो, आई ट्राइड डिफरेंट प्लेसेस, अप स्केल, लो स्केल एज वेल. प्लस माइनस ईट आउट्स पे या ग्रोसरी पे, इट इज़ वेरी मच सेम एज कैनेडा. सो आई डेंट फील मच डिफरेंस. ऑल दो कैनेडा में सिर्फ ये है कि जीएसटी ज़्यादा है. सो अगर वो जीएसटी को एडजस्ट कर लें, मतलब मेरा यहाँ जीएसटी इज अराउंड 6.5, कैनेडा के इज अराउंड 13. सो दैट्स अ डेल्टा. अगर वो आप हटा दें तो प्राइसेस अदरवाइज बिल्कुल सेम है. सो शेल्फ प्राइसेस वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू विल फाइंड इन कनाडा. और फिर जो कॉस्ट आ जाती है वो है मेडिकल की. सो मेडिकल की कॉस्ट इज नेगेटिव ऑन टॉप. बट ऑल इन ऑल, इफ आई हैव टू डू अ रफ मैथ, आप अपनी इनकम का 25 से 30% ज़्यादा कमा सकते हैं यहाँ. सो फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर अर्निंग $100,000 in Canada, you can simply earn and save all together. मतलब मैं इनकम और सेविंग सब टोटल वेल्थ की बात कर रहा हूँ कि आप उस साल में, जो साल आपने यहाँ गुजारा है यूएस में, 25% ज़्यादा कमा लिया होगा या ज़्यादा सेव कर लिया होगा एज अगेंस्ट if you were in Canada, after even adjusting for the medical. That's yeah, that's huge, to be honest. And yeah, and as far as grocery prices are concerned, I think आप पिछले 2 साल से क्योंकि वहाँ पर हैं, it's been a lot of raising for the past 2 years over here. So maybe there is a delta that people are concerned with, that कि अगर कोई US move करना चाहता है तो even that is also a big deal for them now, because I recently traveled to US and I could feel the difference. Like I was just there for 10 days, but उन 10 दिनों में भी मुझे पता लगा कि yes, grocery is cheaper here यार. मूविंग ऑन, आई वुड लाइक टू आस्क कि जो इमिग्रेंट्स अभी कनाडा आना चाहते हैं, स्पेसिफिकली इनटू द फाइनेंस डोमेन, उनके लिए इज फाइनेंस स्टिल अ lucrative career in Canada? And if yes, do you think they should pursue that, especially the ones who are coming in from like India, Pakistan, or Southeast Asia, that region? Yeah, 100%. I would say it's one of those functions जो कि, या disciplines जो कि सदा बहार हैं जिसको कहते हैं. So they were always there in one format or the other, and they will always be there. और उसकी वजह ये कि it has always been a support function. It's not a lead function. So किसी भी organization में it won't be the lead function, it is support function. Now finance में भी different किस्म के disciplines है. One is corporate finance, जिसमें मैं हूँ. कॉर्पोरेट फाइनेंस में होता ही है कि आप किसी कंपनी के जो है वो बुक्स मैनेज करते हैं, उनके फाइनेंसेस मैनेज करते हैं. कॉल इट एनी सीपीजी कंपनी, पीएनजी की एग्जांपल ले लें, यूनिलीवर की एग्जांपल ले लें. सो इसका एक फाइनेंस का इंडिविजुअल होगा जो कि उसके फाइनेंसेस मैनेज कर रहा होगा. फिर एक फाइनेंसिंग आ जाती है विच इज़ रिलेटेड टू बैंकिंग. सो एक बैंकिंग है जो कि कंज्यूमर बैंकिंग कह लें. और फिर आ जाती है एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. अब once you've picked a field, it is very difficult to move across. Probably banking or investment banking में फिर भी आप शायद move कर लें, but जब आप corporate finance में आ जाते हैं, then you don't typically go into investment banking. आप probably consultancies में आ सकते हैं. So you can more become a consultant, be part of, let's say, McKinsey or Deloitte and stuff in finance field. So ये typically 3 से 4 जो हैं वो sub fields होती हैं. The reason I say in Canada you'll still find good business or good opportunities with regards to finance is, one, हर कंपनी को एक फाइनेंस का इंडिविजुअल चाहिए. नो, ओवरऑल अगर इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही और कंपनीज जो हैं वो दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, दे आर नॉट हायरिंग मोर, तो ऐसा नहीं है कि फाइनेंस पे ही कोई लोड आएगा, बल्कि इट विल बी अक्रॉस. रादर इफ एनीथिंग, फाइनेंस पे कम से कम प्रेशर आता है एज अ रोल, बिकॉज दैट इज वन फंक्शन विच इज मोस्टली रिक्वायर्ड कि आए और जरा कट ऑफ करके दिखाएं हमको, मतलब एज इन स्टार्ट कटिंग पीपल एंड टेल अस वेयर वी कैन सेव कॉस्ट. सो आई थिंक इट बिकम्स इवन मोर इंपॉर्टेंट. So much so that in tough times, I've seen the CFOs becoming the CEOs more and more, because वहाँ profitability deliver करना जो है वो more, it becomes more important. So that is one thing.
दूसरा ये कि जब कनाडा की बात आती है, सो कनाडा में देयर आर अराउंड 3 और 4 सेगमेंट्स व्हिच आर वेरी बिग। वन इज़ गवर्नमेंट सेक्टर। सो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरह कोई एक्सपीरियंस है, कम टू कनाडा इफ यू थिंक यू कैन गेट इनटू गवर्नमेंट सेक्टर, बिकॉज़ गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी है यहाँ इन साइज़, सो देयर आर मोर अपॉर्च्युनिटीज़। दूसरा टेलीकॉम। सो टेलीकॉम इज़ वेरी बिग हियर एज़ वेल, सो यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ अगर आपका टेलीकॉम से जो है वो कोई ताल्लुक है। तीसरा इज़ ऑयल एंड गैस। सो इफ यू कैन गेट इनटू ऑयल एंड गैस, और बट वो सीज़नल है, कभी ऑयल जब ऊपर है प्राइसेज़ तो यू आर गुड, इफ इट्स नॉट देन यू आर नॉट गुड। एंड फोर्थ इज़ बैंकिंग। और कनाडा की बैंकिंग इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू कनाडा, बल्कि इट्स इवन रादर उस कनाडा की बैंकिंग का ज़्यादा बिज़नेस कनाडा से बाहर ही होता है, बट That's दे true. आर रन आउट ऑफ कनाडा। सो देयर आर बिग बैंक्स जो कि डू अ लॉट ऑफ बिजनेस आउटसाइड इनसाइड कनाडा, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप बैंकर हैं, मैं लोगों को कहता हूँ बैंकर हो तो ज़्यादा सोचो नहीं। इट वुड बी लाइक सोचो से मुराद ये कि डोंट स्ट्रेस आउट, बिकॉज इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड जॉब्स हेयर। सो बैंकिंग भी कवर हो गई, और बैंकिंग में दोनों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कह लें और या कंज्यूमर बैंकिंग, दोनों में यूल फाइंड इट। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एज आई सेड, बिकॉज द बैंक्स दैट ऑपरेट हेयर don't just invest and do business in Canada, they do outside as well. Or consumer banking is pretty well here as well. Again, if there is a challenge on the overall economy, yes, there will be pain to the finance function as well, or the finance discipline. But if I have to assume that everything is constant for everyone, then finance, you'll always find good opportunities here. इसी से ब्रांच आउट करते हुए एक क्वेश्चन, व्हेन यू सेड इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट जॉब्स आउट देयर, डू यू थिंक कि जब ले ऑफ कोई कंपनी करना शुरू करती है, इट इज मोर सेफ देन अदर फंक्शंस, लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? 100%. 100%. It's more safe. Because टिपिकली स्पीकिंग व्हाट आई फाउंड इज फाइनेंस एक ऐसा फंक्शन है जो कि वैसे ही बहुत स्केल डाउन होता है। जब कंपनी ग्रो करेगी, लेट्स से इफ देयर इज अ पर्टिकुलर कंपनी विच स्टार्ट्स ग्रोइंग 10 और 20%, फाइनेंस वुड बी द लास्ट फंक्शन जिसमें आप हायर कर रहे होते हैं। यू विल स्टार्ट हायरिंग इन मार्केटिंग फर्स्ट, रादर यूल स्टार्ट हायरिंग इन सेल्स फर्स्ट, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा आ रहा है, यू नीड मोर सेल्स पीपल टू हैंडल इट। फिर बिजनेस चूंकि ज़्यादा आ रहा है, यू हैव मोर मनी, यू नीड मोर पीपल टू स्पेंड इट, विच इज अगेन मार्केटिंग, सो यू हायर मोर मार्केटिंग। बिकॉज यू आर हायरिंग पीपल, यू विल हैव टू ऑल्सो हायर मोर HR। बट फाइनेंस का काम जो है वो बिलियन, 10 बिलियन का बिजनेस हो या 20 बिलियन का बिजनेस हो, बहुत डेल्टा नहीं आता काम में। ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से 4 लोग और चाहिए बिकॉज बिजनेस जो है 10 से 20 मिलियन का हो गया या बिलियन का हो गया या डबल हो गया, वट एवर। देर वुड बी डिफरेंट रीजन वाई यू नीड मोर फाइनेंस पीपल, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ बिजनेस एज वेल। बट फॉर इंस्टेंस कंपनी ने एक नए सेगमेंट में ब्रांच आउट कर लिया है। पहले जो है वो, लेट्स टॉक अबाउट माई कंपनी, टॉयज बेचते थे, अब जो है वो उन्होंने मूवीज बनाना शुरू कर दी। सो ऑब्वियसली यू नीड अनदर फंक्शन, अदर सेटअप। बट अगर टॉयज बेच रहे हैं और ज्यादा टॉयज बेच रहे हैं या कम टॉयज बेच रहे हैं, उसमें कोई यू डोंट रियली नीड मोर फाइनेंस और लेस फाइनेंस। सो टू आंसर योर क्वेश्चन एग्जैक्टली, व्हेन द फायरिंग हैपेंस, probably finance would be one of the functions जिसमें कम से कम इम्पैक्ट आएगा। या एंड आई एग्री टू दैट, क्योंकि आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा ओवर हायर करा जाने वाला रोल है, क्योंकि एवरी कंपनी वांट्स टू ग्रो फास्ट, दे वांट टू ब्रेक थिंग्स, एंड उस चक्कर में दे हायर द बेस्ट टैलेंट दैट दे कैन, एंड देन ऑब्वियसली जब थोड़ा खर्चा ज़्यादा हो जाता है कंपनी का, देन इट गेट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन दोज इंजीनियर्स, एंड देन इट्स फायरिंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर। मूविंग ऑन, ये आपने अच्छा बताया कि इमिग्रेंट्स जो यहाँ पर हैं, दे कैन स्टिल गेट इनटू फाइनेंस रोल्स, एंड दे कैन स्टिल गेट अ गुड जॉब, दे कैन स्टिल मेक अ गुड करियर एंड मेक अ गुड लिविंग इन कनाडा। बट कौन से ऐसे रोल्स हैं जो उनको टारगेट करने चाहिए? एंड इसमें हम बात करेंगे उन प्रोफेशनल्स की जिनका इंडिया से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एंड दे आर एट अ स्टेज जहाँ पर वो अपने करियर को स्विच कर सकते हैं, रादर डोमेन को स्विच कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हेन आई केम टू कनाडा, मेरा इंडिया में 1 सवा साल का एक्सपीरियंस था, एंड आई वाज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, बट आई वाज नॉट एक्जेक्टली डूइंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो मैंने यहाँ पर आके पढ़ाई की, एंड देन फाइनली आई गॉट इनटू अ जॉब जिसमें मुझे लगता था कि मेरा इंटरेस्ट है, एंड जिसमें आई न्यू कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी। तो दैट वे आई कुड स्विच द जॉब बिकॉज़ आई हैड द एक्सपोज़र कि हाँ, इस काम से आई कैन मेक अ गुड लिविंग। सो ऐसे कुछ सिनेरियो के लिए जो अभी यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास देयर इज़ स्टिल अ चांस, दे कैन मूव अक्रॉस इंटो डिफरेंट डोमेन्स इन फाइनेंस इटसेल्फ, वो किस पे फोकस करें आपके हिसाब से? एंड व्हाट आर the like low level or low tier salaries, mid level salaries, or high tier salaries that they can expect? Yeah, you need to start with some sort of certification or education, right? Because that is the step in the door which you need. वरना तो resume shortlist ही नहीं होगा if the resume is talking about a different language and you're looking for finance altogether.
So, typically speaking, there are two ways of getting that education. One is very accountant focus, जो कि मेरा नहीं है, which is called let's say CPA करना या कोई relevant accounting degree करना, which will allow you to either become an auditor in the company or manage the books in the company and become an accountant in the company. एक और पाथ जो है वो CFA का पाथ है, विच इज़ वेरी मच ग्लोबल, क्योंकि CPA वुड बी वेरी मच स्पेसिफिक टू कनाडा. बहुत से लोग जो CA करके आते भी हैं इंडिया पाकिस्तान से, दे हैव टू डू सम एक्स्ट्रा education here to become CPA for Canada. But CFA is something which is more global. So CFA आप कर सकते हैं, and then you become more, you go more into the financial analysis side of it, investment side of it. या फिर आप मेरी तरह जो है वो और इजी रख सकते हैं अपनी पढ़ाई की लाइफ को, which is more geared around business. So I did MBA, or I did MBA with the concentration in finance. So I'm sure there are similar finance certifications that you can do, या कोई एक साल का finance का कोई course हो सकता है in some college here which you can do. At the end of the day, मेरा ये भी मानना है कि don't overspend on your education. So make sure के, क्योंकि मैंने MBA का जिक्र किया, so I just want to make sure people don't go into thinking कि अब they have to take out a lot of money to do MBA. MBA करने की जरूरत नहीं है, MSc भी हो सकता है in finance or something like that. So uh, I don't want to name exactly कौन कौन से courses हैं, और ना मुझे कोई इस वक्त नाम याद भी आ रहे हैं, but the idea is there are many certifications which are available. There are many education or courses which are available, and there is accounting degrees like CFA, CPA that you can do as well into with regards to this. जहाँ तक बात आती है salary की, I think the salary ranges would be very much similar. They are more role dependent, which is, and or let's say level dependent. So एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि एंट्री लेवल पे होगा और एक फाइनेंस वाला जो एंट्री लेवल पे होगा, इन माय ओपिनियन दे ऑलमोस्ट गेट roughly the same kind of salary. जो डिफरेंस आता है वो आता है व्हेन इफ यू आर ऑन अ कमीशन बिजनेस, विच फॉर इंस्टेंस अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ गए हैं और वहाँ जो है अगर आपका कोई कमीशन बिजनेस है जहाँ आपने कोई डील कर दी और उसका आपको शेयर मिलता है, बट एट एंट्री लेवल आई वुड बी सरप्राइज कि बहुत ज़्यादा डेल्टा होगा, और अगर कोई डेल्टा होगा भी तो $5,000 का होगा, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आई वोंट मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन के मुझे इनकम कहाँ ज़्यादा मिलेगी. आई वुड मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में ज़्यादा है, because eventually you will be making money in the segment or in the area जहाँ आपका इंटरेस्ट है, जहाँ दिल लगा हुआ है और जहाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं. अगर आप एक ऐसी चीज़ कर लेंगे कि यार मुझे जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्सेस फाइनेंस, मुझे फाइनेंस में $10,000 ज़्यादा मिल जाएंगे, और आई डोंट लाइक नंबर्स एट ऑल. सो इफ यू गो इनटू डूइंग फाइनेंस, यू विल अर्न $10,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और उसके बाद आप उसी सैलरी में अगले 10 साल बैठे रहेंगे क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं, दिल लग नहीं रहा, एंड यू आर नॉट पुटिंग इनफ एफर्ट इन इट, and eventually you are earning the same. So on 10-year period you will be behind. Yeah, for the first 2 years you will be ahead of the others. So I would not think of it in terms of numbers at all. I would rather think of it in terms of, in totality, where can you succeed more. और succeed more बंदा वहीं करता है जहाँ आपका इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी दोनों हो. क्योंकि इंटरेस्ट तो मुझे गाने का है, लेकिन मुझे गाना जो है वो नहीं आता. बहुत शौक है मुझे, बट आई कांट सिंग. सो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो हूँ, चूंकि इंटरेस्ट है तो मैंने अपना प्रोफेशन सिंगिंग का कर लूँ. सो इसीलिए यू हैव टू सी बोथ, कि शौक भी हो और कैपेबिलिटी भी हो उसमें. No, that actually makes sense. And honestly, I get this almost on a weekly basis. मेरे पास कोई ना कोई एक there'll be some individual who'll reach out and say कि I want to be in IT because it pays a lot. And when I ask कि आपको क्या करना है IT में, I don't have an answer. So that's the same thing that I say कि अगर आपको ये भी नहीं पता आपको क्या करना है, तो आपको ये पता ही नहीं है कि आपको उसमें इंटरेस्ट होगा भी कि नहीं. And ultimately it will be a pain for you to continue, because it's not just about learning a programming language. आपको problem solving में interest होना चाहिए, because that is your exact job. Programming language is just a tool that you use to write code and then solve something and deliver a product. But अगर आपको problem solving में ही मजा नहीं आ रहा है, then it's something, it will be a pain for you down the line. So a very good takeaway, I think, for somebody who's listening. Moving on, I think I would want to steer the conversation into the direction कि जो लोग कनाडा में immigrants after an age आते हैं, 32-35 के एज के आसपास आते हैं, उनके लिए to get out of their comfort zone, क्योंकि they are very much settled in their ways. जब जो इंडिया एंड पाकिस्तान से काम करते हुए आ रहे हैं,
तो आई थिंक जॉब सर्च उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है एज कम्पेयर टू समबडी हु इज स्टिल न्यू, यू नो दे स्टिल हैव लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो यंग हैं तो वो अगर उनको कुछ पढ़ना भी है, कुछ करना है टू ग्रो, दे कैन इन्वेस्ट मोर। बट जो 30s की एज में आ रहे हैं, स्पेशली इन द ब्रैकेट ऑफ लेट्स से 30 to 35, they have a lot of financial responsibilities, sometimes family responsibilities, and on top of that एक job search का added pressure. So कुछ ऐसे tips जो आप share करें, या फिर what is a kind of a soft roadmap for them, ताकि वो उस चीज़ से बाहर निकल सकें जल्द से जल्द, ताकि एक बहुत बड़ा career break एटलीस्ट उनके रिज्यूमे पे ना आए। So, Jaskrit, यहाँ I would say there are typically two challenges as you rightly said, but एक challenge miss कर दिया जो कि मैं add करूँगा when you are in mid career is ego. So, मैं जो हूँ वो पाकिस्तान में या इंडिया में CFO था, मैं जो हूँ वो CMO था, CEO था, और यहाँ जो है वो मुझे मेरा वहाँ नेटवर्क था और यहाँ मुझे कोई जानता नहीं है, यहाँ फिर से शुरू करना पड़ेगा, डाउनग्रेड करना पड़ेगा। सो ईगो को जो है वो व्हेन यू आर पैकिंग योर बैग्स कमिंग टू कनाडा, डोंट पैक ईगो विद इट। सो ईगो आप साइड पे रखें, बाकी सारी चीज़ें पैक कर लें। सो दैट्स इंपॉर्टेंट। यहाँ आप आएंगे, डोंट एक्सपेक्ट, कम विद द माइंडसेट कि मुझे 1 से 2 लेवल नीचे जॉब मिलेगी, आई वुड बी गुड। और अगर आप नहीं ले सकते 2 लेवल नीचे, बिकॉज दिस इज, एंड आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड वे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज यू ड्राइव योर आइडेंटिटी फ्रॉम द प्लेस कि मैं CFO हूँ PNG का, एंड इफ दैट्स योर आइडेंटिटी, डोंट कम हेयर बिकॉज यू विल हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस हेयर। सो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मत आए, कोई ऐसा नहीं है, मतलब ये कोई इट्स नॉट, प्रॉब्ली आप जहाँ अभी होंगे आपको वो जगह बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी, बट ये भी ऐसा नहीं है कि कोई आपको बिल्कुल अल्टीमेट दुनिया मिल जाएगी। यहाँ भी बड़े चैलेंजेस हैं। सो डोंट कम इफ़ यू थिंक दैट यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज। इसमें मैंने एक और चीज़ ये देखी है, द पीपल आई हैव सीन सक्सीड आर द वंस जो कि ये माइंडसेट लेकर आए थे, एग्जैक्टली इन दीज वर्ड्स, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे पिज्ज़ा भी बेचना पड़े, डिलीवर करना पड़े, मैं करूँगा। एंड देव नेवर हैड टू डिलीवर पिज्ज़ा, बाय द वे, नेवर। बट ये कि जब आप ये माइंडसेट लेकर आते हैं ना, देन यू आर ओपन, यू आर लाइक यार, आई विल नॉट से नो टू एनी अपॉर्चुनिटी, और आई विल बी वेरी ओपन, वर्सेस ये कि मुझे तो सिर्फ ये चाहिए और ऐसा चाहिए और ऐसा ही मिलेगा। एंड आई एम टेलिंग यू, जो लोग वो माइंडसेट लेकर आए हैं पिज्ज़ा बेचने का, देव डन फार बेटर देन एनी अदर इंडिविजुअल। सो ईगो इज़ वन इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, फाइनेंसेस इज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं कि आप पैसा जो है वो यहाँ when you come expenses शुरू हो जाते हैं, you have a family size and there is no income coming in, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लोगों को बहुत एडवाइस करता हूँ कि कम से कम 1 साल के जो है वो आप एक्सपेंसेस कैश रख के आएँ। ए- 1 साल नहीं लगेगा, you'll find job very early और क्विक। मेरा जो मैंने लोगों को देखा है, बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे 3 to 6 months। नाउ देर वुड बी सम एग्जाम्पल हेयर एंड देयर जो कि बुरी होगी, बट इफ यू पील डाउन इन टू इट एंड सी के क्या वजह है, आई एम श्योर वी कैन फाइंड अ रीजन देयर एज वेल। बट फॉर समवन हु इज हंग्री, 3 to 6 months, बट 1 साल जस्ट इन केस आप जो है वो अपने एक्सपेंसेस लेकर आए। अब सवाल आ जाता है जॉब कैसे ढूंढें। जॉब ढूंढने का तरीका, जो बेनिफिट है इफ़ यू कम इन द मिड करियर इज, आई एम श्योर यू हैव सम नेटवर्क ग्लोबली, या आप जब यहाँ भी आ रहे हैं तो आप यहाँ भी किसी को नेटवर्क कुछ ना कुछ होगा। सो यहाँ जॉब जो मिलती है वो नेटवर्क से मिलती है। यहाँ और कोई तरीका नहीं है जॉब मिलने का। नेटवर्क से क्या मुराद है, यू हैव टू फाइंड समवन हु कैन पास ऑन योर रेज्यूमे फॉरवर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई आपको जॉब नहीं दिलाएगा और ये कोई फेवर नहीं है। दिस इज हाउ देव कम इन द ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल, एंड दिस इज हाउ दे कैन हेल्प यू एज वेल। सो मैं लोगों को टिपिकली एडवाइस ये करता हूँ कि एक्सेल फाइल खोलें, लिस्ट बनाएं अपने सारे दोस्तों की, जितने दोस्तों को आप जानते हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं कनाडा में, उनकी एक लिस्ट बनाएं। ठीक है, जसक्रीत हो गए, बहरोज हो गया, ये मैंने लिस्ट डाल दी। उसके बाद उस लिस्ट, उस कॉलम के सामने, उन इंडिविजुअल्स के सामने लिखें किन कंपनीज में वो काम करते हैं। तो जिन कंपनीज में वो काम करते हैं, जसक्रीत काम करते हैं KPMG में, KPMG लिख लिया। उसके बाद फिर आप जो है करें ये कि लिस्ट डाउन करें कि यार इस पूरी लिस्ट में वो कौन सी कंपनीज है जिसमें आपने काम करना है। अब मुझे बैंकिंग में मेरा दोस्त हो भी, मुझे बैंकिंग में नौकरी नहीं मिलेगी, मुझे पता है, और अगर मिलेगी तो बहुत ही एंट्री लेवल पे मिलेगी। आई एम 31, 35 एंड आई डोंट वांट टू स्टार्ट दैट लो। सो मैंने उसमें से 5 कंपनियां सेलेक्ट कर ली कि यार ये 5 कंपनीज हैं जिसमें मुझे जाना ही जाना है। तो ये एक लिस्ट हो गई आपकी, इसको साइड पे करते हैं, अब हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। फिर आप एक और लिस्ट बनाएं, उस लिस्ट में आप उन कंपनियों के नाम डालें जिन कंपनीज में आपको जॉब करनी है पर आप किसी को जानते नहीं हैं। उस लिस्ट का नाम, वो लिस्ट लिख लें। अब आप करें कि वो जो लिस्ट ऑफ कंपनीज जहां आपके दोस्त हैं और ये जो हैं, इन दोनों को ऐड करें और लिंक्डइन पे जाकर नोटिफिकेशन डाल दें कि जब भी इन
ऑर्गेनाइजेशंस में कोई जॉब आएगी, आप नोटिफाई हो जाएँ। बहुत से लोग ये करते हैं कि यार बहरोज़ ये मेरा रिज़्यूमे पास ऑन कर देना। मैं कहता हूँ कोई अगर जॉब नहीं है तो आई कांट जस्ट पास ऑन। लेट्स से जसकीरत आई वांट टू वर्क इन केपीएमजी, तो मैं आपको रिज़्यूमे अपना देता हूँ कि जसकीरत आप जो हैं वो जब भी जॉब अपॉर्च्युनिटी आएगी मेरा रिज़्यूमे जो है वो फॉरवर्ड कर दें। अब अगर आज जॉब अपॉर्च्युनिटी एग्ज़िस्ट नहीं करती तो होगा ये कि 1 दिन आप मुझे याद रखेंगे, 2 दिन याद रखेंगे, 3 दिन याद रखेंगे और उसके बाद आप मुझे भूल जाएँगे। और वो ईमेल भी जो है बहुत नीचे चली जाएगी या इवेंचुअली जो है वो गुम जाएगी, डिलीट हो जाएगी। सो यू हैव टू डू द वर्क। यू हैव टू मेक श्योर कि आप वो नौकरी ढूँढें जब वो नौकरी पोस्ट हो और फिर जो है वो आप जसकीरत के पास जाएँ और बोलें, "जसकीरत ये आपकी ऑर्गनाइज़ेशन में जॉब आई है। कैन यू प्लीज़ पास ऑन माय रिज़्यूमे टू द राइट डेस्क और द राइट प्लेस?" अच्छा, अब जब जॉब आएगी किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपका कोई कॉन्टैक्ट एग्ज़िस्ट करता है, वेरी वेल। जैसी जॉब अपॉर्च्युनिटी आए, आप उनको कॉन्टैक्ट करें, बोले मेरा रिज़्यूमे फॉरवर्ड कर दें। वो जो दूसरी लिस्ट है जहाँ आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो आप क्या करेंगे कि जब आप उस ऑर्गनाइज़ेशन में जॉब आएगी, लेट्स से पीएनजी में, जॉब आ गई है और यू डोंट नो एनीवन। एंड पीएनजी इज़ अ प्लेस वेयर यू वांट टू वर्क एंड यू थिंक यू कैन वर्क बिकॉज़ आपने पहले भी सीपीजी में काम किया हुआ है। फिर आप लिंक्डइन पे जाएँ एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर समवन हू इज़ करंटली वर्किंग इन दैट ऑर्गनाइज़ेशन जिससे आप रिलेट कर सकें। तो मैं क्या करता था, आई वुड लुक फॉर ब्राउन पीपल, इंडियन, पाकिस्तानीज, बांग्लादेशीज इवन, और मिडल ईस्टर्न, एंड आई वुड कॉन्टैक्ट देम सेइंग, और स्पेशली अगर वो ऐसे हैं जो कि 7 8 साल 5 साल पहले कनाडा मूव हुए हैं, सो देव गॉन थ्रू दिस एक्सपीरियंस रिसेंटली, सो आई वुड रीच आउट टू देम सेइंग, आई एम बहरोज, रिसेंटली मूव्ड हियर टू कनाडा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब एंड इफ यू कैन प्लीज पास ऑन माई रेज्यूमे, there is a very good chance that they will help you. One, because you belong to the same tribe. Second, because they went through the same experience, so they will be much willing to and much ready to help you out. And by the way, I found a lot of success because of that. और मेरी दोनों जॉब जो हैं वो इसी वजह से लगी हैं। उसमें एक एलिमेंट और भी था जो मुझे फ़ायदा था। अगर आपने किसी मल्टीनेशनल में काम किया हुआ है तो इट बिकम्स वेरी इजी एज वेल, विच इज़ आई वर्क इन प्रॉक्टर एंड गैम्बल। सो बहुत से प्रॉक्टर एंड गैम्बल के लोग जो अब प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम नहीं करते, कनाडा में एग्जिस्ट करते हैं। Like they've worked in Canada. I don't know them, but once you speak to them, it's like you talking to someone in KPMG. So they don't know you, but उन्होंने पहले KPMG में काम किया है। आप अपना जब रेज्यूमे उनको दिखाएंगे, they can read your resume and they can understand what your resume means. So मुझे जो जितनी भी जॉब्स ऑफर आई हैं या जो जॉब्स मैंने ली हैं, वो इन्हीं दो वजह से मिली हैं। One, I was able to find someone who I could relate to, probably a brown person. एंड सेकंड इज आई वाज एबल टू फाइंड समवन जो कि पहले मेरी कंपनी में काम करते थे कहीं और, दे डिडंट नो ऑफ मी, बट जस्ट बिकॉज वी वर्क इन द सेम कंपनी, हैड द सेम ट्राइब, they were able to help me out with the job. So essentially the idea is you have to find your tribe in the company where you want to apply. Makes sense. Do you think like having a proper resume or a right set of resumes for different job posts that you're applying to, is that also essential? या फिर आप मानते हैं कि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? No, I think resume is important, and if the question is क्या resume जो है वो टेलर होना चाहिए with regards to the job, yes होना चाहिए, but the point is if your resume is saying A and you are applying for Z, ये तो बहुत बड़ा गैप है। सो इट शुड बी अ वेरी 2 मिनट थिंग कि यार कोई ऐसी जॉब आई है जिसमें दे वांट समथिंग जो मेरे रेज्यूमे पे एग्जिस्ट नहीं करता। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपना रेज्यूमे चेंज नहीं करता अपना, बट if there is a job which is slightly more focused on some part or versus the other, मैं थोड़ा सा प्ले अराउंड कर लूँगा, एक पार्ट को ऊपर कर लिया, एक पार्ट को नीचे कर लिया, किसी जो एक प्रोजेक्ट है उस पे ज़्यादा फोकस कर लिया, एक प्रोजेक्ट को जिसकी रेलेवेंस नहीं है उसको डिलीट कर दिया। फॉर इंस्टेंस इफ आई एम अप्लाइंग फॉर अ रोल जहाँ पीपल मैनेजमेंट नहीं है और मेरे रेज्यूमे पे 2 3 बुलेट्स लिखी हुई हैं, आई मैनेज पीपल, आई मैनेज टीम्स, मे बी आई कैन गेट रिड ऑफ दोज एंड देन फोकस ऑन द वंस दैट दे आर लुकिंग फॉर। बट अगर आपको लग रहा है आप पूरा रेज्यूमे बैठ के चेंज करेंगे जस्ट बिकॉज फॉर अ जॉब, देयर समथिंग रॉन्ग आइदर विद द रेज्यूमे और विद द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। Mhm. Yeah, no, that's exactly what I mean by tailoring as well. उसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही वो एक्सपीरियंस दिखा दें जो आपने कभी नहीं किया है। कई बार कुछ रोल्स के लिए एंड स्पेशली इन लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारे टेक स्टैक होते हैं जहाँ पर हम कई बार हम मल्टीपल टेक्नोलॉजीज के साथ काम करते हैं, बट देन देयर आर सम जॉब्स दैट कम अप हु वांट कि हमें ये स्पेसिफिक स्किल सेट चाहिए एंड यू नो कि आपके पास है बट वो आपके रिज्यूमे में हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो देन यू कैन एटलीस्ट ऐड अ फ्यू मोर डिटेल्स सेइंग कि हाँ आपने इस पे काम किया हुआ है, आपने किस डिटेल में जाके, किस लेवल में जाके, आपने कितनी डेप्थ में उस पे काम किया हुआ है। तो आई थिंक दैट कैन हेल्प। बट लेट्स से इफ देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग जो मैंने इस पे कभी काम नहीं किया, इफ आई डू दैट देन आई एम नॉट श्योर व्हाट आई विल
कि मैं इंटरव्यू में भी क्या ही परफॉर्म करूंगा उसमें. दैट इज जस्ट लाइक गेटिंग एन इंटरव्यू एंड इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. यार मेरी जो तो टिपिकल एडवाइस होती है वो विच इज़ अराउंड मोर, जो आपका रेज्यूमे बनता है ना वो आपकी वैसी लाइफ की हाइलाइट्स होती हैं। अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो कि बड़ी हाईलाइट नहीं है, वो वैसी हटा दें। बहुत इंपॉर्टेंट रियल स्टेट होता है रेज्यूमे, और उसमें अगर आपने कोई ऐसी चीज़ डाली है जो कि आपको लगता है आप किसी भी वजह से हटा सकते हैं, तो उसको पहली सूरत में हटा दें, उसको रखें नहीं। और अगर आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई जो बहुत बड़ी हाईलाइट है और इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, तो भी बड़ी अजीब सी बात है आपने उसको क्यों नहीं डाली है। जो टेलरिंग वाली बात है, आई एग्री टू द टेलरिंग पीस, सो आई एम नॉट सेइंग नॉट, all I'm saying, it should not be a complete makeover of the resume, which I think you are agreeing as well. But more importantly, मैं ये करता हूँ लोगों को एडवाइस कि there is at least you should have a 2 line summary on top of your resume. क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता रेज्यूमे पढ़ने का, लोग रेज्यूमे आपका पढ़ेंगे भी नहीं पूरा। लोगों के पास 5 से 10 सेकंड होते हैं स्कैन करने के लिए। बट जो शुरू की 2 लाइनें हैं, और वो भी 2 लाइनें होनी चाहिए, लोग पत्नी 5 5 लाइनों 6 6 लाइनों की समरी लिखते हैं, वो आप टेलर कर दें। सो फॉर इंस्टेंस इफ आई एम अप्लाइंग फॉर अ रोल जहां उसमें लिखा हुआ है वी वांट समवन हु हैज अ स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गुड कम्युनिकेशन, सिंप्लीफिकेशन, तो आई राइट आई हैव 18 years of experience working on strategy development, tracking and execution, on simplification, and around communication of complex problems into easier and workable solutions. 2 lines. अगर किसी ने डिफरेंट चीज मांगी है तो मैं उसको टेलर करता रहूंगा, बट जो मेरी नीचे की हाइलाइट्स हैं वो बहुत मैसिवली चेंज नहीं होंगी। सो एज आई सेड, आई डू एग्री टू टेलरिंग, बट आई डोंट थिंक ये टेलरिंग इज द थिंग। वो बहुत एक फाइन ट्यूनिंग है। मेक सेंस एंड आई एग्री टू दैट. सो टू सम अप, जो भी नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, आई थिंक बिल्डिंग देयर नेटवर्क शुड बी देयर प्रायोरिटी. अगर वो किसी कंपनी में लोगों को जानते हैं और नहीं भी जानते हैं, ट्राई टू रीच आउट टू देम, ट्राई टू अप्लाई टू जॉब एज सून एज वो अवेलेबल होती है. एंड देन बी वेरी अपफ्रंट अबाउट, बी हैव अ माइंडसेट कि आप कोई भी जॉब कर लेंगे, क्योंकि तब आप ओपन होते हैं कुछ भी करने के लिए. एंड देन इन मोस्ट केसेस व्हाट यू हैव रियलाइज्ड, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं. Right? So I think this is the summation of what we've just discussed. Cool. मूविंग ऑन, ये तो बात हो गई जॉब ढूंढने के लिए. लेट्स से इंटरव्यूज आ जाते हैं एंड आपके पास अगर एक्सपीरियंस है उस एज में, आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लेते हैं. मूविंग ऑन टू द नेगोशिएशन पार्ट, एंड एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, स्पेशली विद द इमिग्रेंट्स ऑफ दीज, स्पेशली विद द इमिग्रेंट्स इन दिस एज ब्रैकेट, वो कहीं ना कहीं नेगोशिएट नहीं कर पाते. इधर या तो डेस्परेशन की वजह से, या फिर एक फियर ऑफ नेगोशिएशन, जो कि थोड़ा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में होता है, कहीं ऑफर ही वापस ना ले लिया जाए. तो आई थिंक कहीं ना कहीं दे सेटल डाउन जो करंट मार्केट उनकी वैल्यू है उसके नीचे. तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? यार इसमें मेरी दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। वन इज देर इज एन ईजी 10% इंक्रीज दैट यू कैन आस्क। ईजी मतलब वो तो आप ऑफ द बैट अगर आपको कोई भी 100 की ऑफर दे तो आप 110 तो आराम से मांग सकते हैं, जस्ट इन टर्म्स ऑफ सैलरी। दूसरा ये कि इफ दे आर ऑफरिंग यू द सैलरी, और इफ दे आर ऑफरिंग यू द जॉब एंड दे आर सेइंग कि हमने ऑफर लेटर भेज दिया है, तो वो दे वोंट रिवोक द ऑफर लेटर जस्ट बिकॉज आपने 50% ज़्यादा मांग लिया। दे विल जस्ट टेल यू वी कांट अफोर्ड इट एंड प्लीज टेक इट डाउन। सो इट विल बी अ डायलॉग, बट ऐसा नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, if I hire you, Jaskirat, and I hire you because मैं प्रोसेस से गुजरा हूँ and I found you one of the best person, right? अब सडनली अगर आप उससे ज़्यादा सैलरी मांगेंगे तो मैं ये थोड़ी करूँगा कि ओके आई थिंक अबाउट इट, आई पुट डाउन द फोन, और मैं दूसरे बंदे को कॉल कर लूँगा और आपका फ़ोन ही नहीं उठाऊंगा। बिकॉज आई रियली लाइक यू, आई ट्राई टू मेक इट वर्क फॉर यू और मेक इट वर्क फॉर बोथ ऑफ अस। सो कोई जॉब नहीं चली जाएगी। थ्रो इन एन ऑफर, throw in and ask, and if they don't like it, they'll let you know. And then you can always revert back to your plan B. So I would say always ask. Matlab, not asking, you get, if you don't ask, you'll just get an answer. The answer is no. So you have to ask. और इसमें मांगने में कोई बुराई नहीं है. On the same lines, there are also people that I found जो कि, और थोड़ा सा शायद ये different angle है to the question that you asked, but let me just say it, which is कि मैं अपने से नीचे की जॉब नहीं करूंगा या अपने से नीचे की सैलरी नहीं लूंगा. If someone is offering you 100K, you ask them 110 and they say नहीं 100 हमारा मैक्स है, और आपको लगता है नहीं मैं तो जो हूँ वो 1.5 लाख के काबिल हूँ, और मैं साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया पाकिस्तान में, आई वाज दिस गाय, और मैं इतना कमाता था, या इतना कमाते तो शायद अपना नहीं होंगे बट मेरा लेवल ये था, एंड सो ऑन सो फोर्थ. As I said, keep the ego aside. I was a CFO for PNG Pakistan, big deal. I had like 18-20 people reporting to me. इट वॉज अ बिग डील फॉर एटलीस्ट फॉर मी. बहुत सौ के लिए होगी, बहुत सौ के लिए नहीं होगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. एंड आई व्हेन आई केम टू रैकेट बेंकीजर, आई ऑलमोस्ट टुक एन एंट्री लेवल जॉब, ऑलमोस्ट, probably one level up. So I took like multiple roles down. लोगों को मैं कहता हूँ कि 1 से 2 नीचे ले लें, खैर है.
मैंने मल्टीपल लेवल डाउन लिया था एंड in 6 months I found a better job, a job almost to the level which I left. So just get on to whatever job you are getting offered. उसकी फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो थोड़ा सा रन टाइम मिल जाएगा, आपको इनकम का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और मोर इम्पोर्टेंटली आपके रेज्यूमे पे कैनेडियन एक्सपीरियंस आ जाएगा। अब रेज्यूमे पे आप कोई भी टाइटल लिखें वो तो आपके ऊपर है ना, मतलब आपको एग्जैक्टली वही टाइटल लिखने की ज़रूरत थोड़ी है कि मैं जो हूँ वो एज एन आई डोंट नो इफ द टाइटल वाज अकाउंटिंग और अकाउंटेंट, you don't need to write accountant, you can just say lead something something. You can tailor the title and then you can tell them कि मैं जो हूँ ये काम करता था बट मैंने ये एक्स्ट्रा काम भी किया है उस ऑर्गेनाइजेशन में और उससे पहले मेरा ये सारा एक्सपीरियंस रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज get your foot in. Don't wait for the best job to come in, the best salary to come in. Get your foot in. And this is what I did. I just got the first good job that came my way. And I had like मुझे 2-3 ऑफर्स आ गई थी तो उसमें से आई हैड टू पिक, बट ऐसे नहीं थी वो तीनों ऑफर्स कोई बहुत अच्छी थी, मतलब तीनों ऑफर्स वर वेरी बिलो माई लेवल, बिलो माई सैलरी एक्सपेक्टेशन, बट आई जस्ट टुक देम एंड इन 6 months आई टुक अ जंप अप। और फिर मेरी हर एक साल 1.5 साल बाद जो है आई स्टार्टेड गेटिंग प्रमोशंस एज वेल एंड हेंस आई डिडंट फील लाइक लीविंग द कंपनी वेयर आई वाज। सो I think I'm repeating the point, but keep the ego aside. And negotiation में yes, go for 10% plus for sure. कोई ना नहीं करेगा, कोई ऑफर हटाएगा नहीं टेबल से। Makes complete sense. And just a related question, what was your mindset back then? जब आपको इतने लेवल नीचे जॉब लेना पड़ा, I mean, it's just listening to it, it's hard. आपका उस टाइम पे क्या माइंडसेट था? यार इट वाज हार्ड, बट उसमें दो चीज़ें, एक तो यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर प्लान विच इज़ व्हाट इज़ दैट यू वेयर आर यू हेडेड। अगर तो प्लानलेस हैं आप, बस ये कि बस मुझे अभी जॉब मिल गई और फिर देखेंगे, देन यूल स्ट्रगल, यूल सफ़र। और दूसरा ये कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ द कंपैरिजन गेम। क्योंकि होता ये कि फॉर इंस्टेंस मैंने अपना बिल्कुल लिंक्डइन, अपना फेसबुक वगैरह शट डाउन कर दिया था बिकॉज आई वुड सी अदर पीपल डूइंग वेल एंड पीपल पुट देयर बेस्ट आउट देयर राइट एज वेल। सो someone from my past company doing well, getting promoted, and it would just crush my ego. I'm like, this guy was, or this was me, or this I was better than them, and look where I am now, which is below in my career and they're above. So I had an identity crisis, but this is what I did was i I decided इन दोज 3 4 5 months जब मैंने वो जॉब ली थी कि मैं जो हूँ अपनी गोइंग फॉरवर्ड लाइफ में आई वुड नेवर बी इन दिस सिचुएशन अगेन। आई विल क्रिएट अ लाइफ जिसमें मैं सिचुएशन में कभी नहीं पढ़ूंगा। और उस लाइफ से मुराद ये थी कि क्रिएटिंग अ लाइफ वेयर आई डोंट हैव टू रिलाई ऑन वन आइडेंटिटी, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी वॉज जस्ट माई जॉब। लाइक इफ आई वुड मीट यू आफ्टर 2 minutes of conversation, I would start talking about what I do, what I work, my company and all, because मुझे उसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। And I said I will have to change my identity, like my job needs to become a, it will be my identity, part of my identity, but it needs to be one of the pieces of the pillars. इससे मुराद क्या है? So for instance now I'm a coach because मैं कोचिंग करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, I'm a content creator, आई एम अ क्रॉसफिटर, मैं क्रॉसफिट करता रहा हूँ बहुत अरसा और मैं अभी भी करता हूँ, आई टॉक अ लॉट अबाउट इट एज वेल। आई एम अ बाइकर, आई एम अ गिटारिस्ट एंड आई एम अ फादर, विच आई, कहने में होता है कि आप फादर हैं, बट आई वॉजंट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद माई फैमिली बिकॉज ऑल द टाइम आई वॉज वर्किंग एंड दिस इज हाउ वी आर इन प्राइमरली, एटलीस्ट जो मेरा सर्कल था वो ये कि यू आर द ब्रेड अर्नर एंड यूर, वही ग्रोथ वाली बात है। सो ग्रोथ इज सर्वाइवल और फैमिली जो है वो कभी ना कभी पल जाएगी और या इन फ्यूचर यू विल ऑलवेज फाइंड टाइम विद देम। सो आई स्टार्टेड टू डाइल्यूट और ब्रिंग अबाउट मोर आइडेंटिटीज फॉर माई सेल्फ ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम ये आइडेंटिटी क्राइसिस ना हो। तो आज अगर मुझे कोई ये कहता है ना कि यार बहरोज जो है वो इस लेवल पे था और जो है वो नीचे आ गया, तो मैं कहता हूँ मेरा इट्स जस्ट पार्ट ऑफ माई वन ऑफ द आइडेंटिटीज आई हैव। उसके अलावा मेरे पास इतनी चीज़ें हैं करने को दैट आई हैव kind of become uncomparable as well. There was a time when I could compare with people, with my tribe. कि someone from PNG I could compare कि इसका ये level, ये इतने साल में promote हो गया, ये इतने साल में promote हो गया. And now I'm uncomparable. And the reason I'm uncomparable is because I'm living life which I enjoy with multiple identities. मतलब कोई दुनिया में ऐसा बंदा नहीं होगा जो फाइनेंस में भी हो, जो बाइकिंग भी करता हो, जो गिटार भी बजाता हो, जो कंटेंट भी क्रिएट करता हो, जो पर्सनल फाइनेंस की कोचिंग भी करता हो, जो करियर की कोचिंग भी करता हो, मुझे ढूंढ के दिखा दें। सो मैं किसी से कंपेयर ही नहीं हो सकता, मैं अपनी लीग में सबसे आगे हूं। दिस इज द That's आइडेंटिटी दैट आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। it's a beautiful way to describe.
And yeah, I think that is what everyone should strive for. Ultimately, that's one of my main messages as well. कि आपका सिर्फ काम आपकी जॉब नहीं है, आपका सिर्फ जो काम है वो आपकी लाइफ नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. एंड उसके अलावा भी देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू. एंड यू जस्ट हैव डोंट हैव टू स्टॉप कि अब यार अब I'm 40, अब मेरे एक दो बच्चे हो गए हैं, अब I'm married, and that's all, and I'll just work till 65 and then I'll retire. There is much more to life than that. All right, Behrouz. So now we'll move on to personal finance. It is a topic that you have spoken a lot about, on LinkedIn and various other platforms. And आपके videos के through भी आप इस topic को बहुत explore करते हैं. So we'll move to that क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कैसे manage करना है. And just to start off, I'll start off with my case. कि ये कभी स्कूल में नहीं सिखाया गया, हाउ हाउ मनी वर्क्स, हाउ टू मैनेज मनी. एंड स्कूल में आई वाज़ स्टूडियस गाय, मुझे हमेशा ये बताया गया कि अच्छे मार्क्स लाओ, पढ़ो, आगे बढ़ो, आपकी अच्छी जॉब लगेगी, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, एंड ऑल दोज़ थिंग्स हैपेंड. एंड देन उसके बाद जब आपकी जॉब लगती है, आप खर्चा करना शुरू करते हो, आप अपने जो छोटे-छोटे सपने हैं, वो पूरे करने शुरू करते हो, जो आपने कॉलेज लाइफ़ में, स्कूल लाइफ़ में देखे होते हैं, एंड यू डोंट सेव अ लॉट. एंड देन अब आई थिंक समवेयर अराउंड 25, 26, 27 आपके पास पैसा उतना अच्छा आना शुरू होता है, व्हेन जब आपके शौक भी थोड़े खत्म हो गए हैं या फिर आप अपने सैलरी में से अपने शौक भी पूरे कर पा रहे हैं, एंड देन देयर इज स्टिल अ रिमाइंडर ऑफ अ बैलेंस. एंड तब आप इस एरिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हो कि ओके, अब इस पैसे का क्या करना है. क्योंकि उससे पहले आई थिंक दैट इज द केस दैट हैपेंड विद मी एग्जैक्टली. मुझे कभी ना ज़रूरत लगी, ना मुझे ना मैंने कहीं पढ़ा. एंड ऑनेस्टली तब इतने रिसोर्सेज़ भी नहीं थे, इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी भी अवेलेबल नहीं थी ऑनलाइन कि आप जाके सीख सकें. इन टुडेज़ वर्ल्ड, समबडी हू इज़ ग्रेजुएटिंग, हाउ इम्पोर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू थिंक पर्सनल फाइनेंस इज़? एंड कहाँ से उसे शुरू करना चाहिए किसी को भी? यार, थैंक यू फॉर अ वेरी एक्सटेंसिव क्वेश्चन. आई टेक इट इन डिफरेंट पार्ट्स. एक तो पहले बात करते हैं कि क्यों यू एंड आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर हमको काफ़ी अरसे तक, जब तक हम अपने 30s टच नहीं करते, हमको नॉलेज ही नहीं होती. यू सेड अ फ्यू थिंग्स विच स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, स्कूल में यहाँ भी नहीं पढ़ाया जाता, बट यहाँ फिर लोगों को जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा पता होता है. उसकी एक वजह ये कि हमारे कल्चर में पैसे पे बात करना टैबू है. अगर आप अपने पेरेंट्स के पास जाके ये कहेंगे ना कि मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, दे लुक डाउन ऑन यू. वो बोलेंगे ये तो ऐसे जैसे आपने गाली दे दी है. किसी फैमिली में, किसी गैदरिंग में अगर आप बोलेंगे ना, मैं पैसा बढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपना पैसा ग्रो करना चाहता हूँ, सो पैसे की बात करना जो है वो टैबू समझा जाता है. सो आप पैसे की बात नहीं करते. दूसरा ये कि आप ना दूसरे से किसी से पैसे का सवाल करते हैं. किसी से इनकम का सवाल करना तो बहुत बुरा है. आप किसी से कैसे किसकी सैलरी पूछ सकते हैं? हमको सब पता है वॉरेन बफेट कितना कमाता है. सब पता है हमको जेफ बेजो कितना कमाता है. बट जसकीरत जिसकी सैलरी जो है वो उसका एक 0.01% भी नहीं है जेफ बेजो की, वो अपनी उससे सैलरी अगर मैं पूछ लूँ तो वो नाराज़ हो जाएगा. तो हमको यही समझाया जाता है कि यार सैलरी नहीं पूछना, सैलरी में बात नहीं करनी. और इसका फ़ायदा उनको होता है जो पैसे वाले हैं, क्योंकि वो तो पैसों की बात कर रहे हैं, वो एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं. अच्छा, मैंने इतना कमाया, मैंने ये डील कर ली, उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, आपने कितनी डील की है, एंड दे एक्सचेंज नॉलेज एंड दे लर्न फ्रॉम ईच अदर. और हम लोग जो हैं वो अपनी छोटी सी सैलरी जो है वो छुपा के बैठे होते हैं कि किसी को पता ना चल जाए. एक तो ये टैबू है हमारे जहन में. दूसरी पॉइंट जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि पैसा बनाना इज़ अ वेरी डिफरेंट स्किल देन देन एनी अदर. मतलब ये एक स्किल है इन इट्स ओन. सो ऐसा नहीं है कि जब मैं नौकरी कर लूँगा, जब मैं कमाना शुरू कर लूँगा, तो पैसे भी जमा हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता. ये एक अलग स्किल है. इट्स जस्ट लाइक जिस तरह इंटरव्यू देना एक स्किल है. मैं अमूमन लोगों को यही कहता हूँ कि आप अपने काम में जितने अच्छे हो जाएँ, आप टॉप परफॉर्मर हो जाएँ, पर इंटरव्यू देने के लिए वो टॉप परफॉर्मर की जो स्किल्स हैं वो बिल्कुल काम नहीं आती. बिल्कुल एक डिफरेंट स्किल काम आती है. तो इंटरव्यू देना भी आपको आना चाहिए, सीखना चाहिए फॉर यू टू गेट अ डिफरेंट जॉब. आप ये नहीं कर सकते चूँकि मुझे नौकरी करनी आती है तो क्या मेरी नौकरी का सवाल करेंगे, मैं उसका जवाब दे दूँगा. इट डज़न्ट वर्क दैट वे. तो अगर आप बड़े हो गए हैं, अगर आप कमाना शुरू कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो पैसा बनाने का स्किल आ गया. आपको एक तनख्वाह मिल रही है, इसके अलावा वो और कोई स्किल नहीं आया आपको. आपको अपना स्किल आता है, सेलिंग आती है, मार्केटिंग आती है, फाइनेंस आती है, बट पैसे बनाने का स्किल नहीं आता. तीसरी चीज़ ये कि हमको बहुत अरसे तक ये लगता है कि पर्सनल फाइनेंस इज़ अबाउट सेविंग. कि भाई पैसा बचा लो, फिर पैसा बचा के क्या करना है, पैसा क्या कब्र में लेके जाना है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ दैट वी एंड अप टॉकिंग. इट्स नॉट अब जस्ट सेविंग. सेविंग इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट. उससे अलावा जो है बहुत सी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं. एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज हैबिट. जो बहुत से लोग ये कहते हैं यार अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो यंग हूँ, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो कमा, अभी तो मज़ा आया है, अभी तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं.
मैं लोगों को ये कहता हूँ, बेशक अगर आपको थोड़ा-सा जो है वो सेव करना हो या थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना हो, उस थोड़े को करें, बिकॉज़ उससे होता ये है, उससे हैबिट फॉर्मेशन होती है। आपको पता चल जाता है कि मुझे वो पैसा सेव कैसे करना है, वो सेव करना है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। एक तो थोड़ी-सी आप एजुकेट होना शुरू हो जाते हैं और आपकी हैबिट बन जाती है कि यार जब भी मेरे पास $100 आएँगे, उसमें से मैं सिर्फ़ 80 यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है, जो मैंने थोड़ी-सी शुरू में तारीफ़ कर दी कि यहाँ लोगों को ज़्यादा समझ है, बट मसला है कि यहाँ भी लोगों को एक डिफरेंट वजह से समझ नहीं है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये थी जब मैं कनाडा आया था कि मैं बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स देखता था जिस पे लिखा हुआ था, कॉल अस, वी विल हेल्प यू विद योर डेट। और मैं कहता था कि यार लोगों को ये नहीं पता कि अगर $100 कमा रहे हैं, तो 100 नहीं है, वो असल में 80 हैं, और वो 20 उनके पैसे नहीं है, वो 20 कहीं और जाते हैं। तो मैंने अपने ऑफ़िस में किसी से पूछा, उसने कहा नहीं, यहाँ लोगों को लगता है अगर वो 100 कमा रहे हैं तो वो 120 खर्च सकते हैं। और मैं ये समझ के आया था कि अगर आप 100 कमा रहे हैं तो आप 80 से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते। 100 भी चलो अगर कर लिया तो कर लिया, वरना मेरे ज़हन में तो 80 लेकर आया था मैं, या 80 की समझ थी मुझे। यहाँ लोग 100 कमाते हैं तो 120 खर्च करते हैं। वो फिर एक अलग प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम भी इस वजह से भी है क्योंकि स्कूल में एक तो नहीं पढ़ाया जाता, दूसरा ये कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए लोगों को। लोग डिले नहीं कर सकते ग्रेटिफिकेशन, और अगर आप ग्रेटिफिकेशन डिले नहीं कर सकते तो पैसा छोड़ें, आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेल्थ, टू योर फैमिली, to money, to your job, everything takes time, everything takes time. So लोगों को ये लगता है कि बस कल मैं जिम जाऊंगा और मुझे अगले हफ्ते जो है वो एब्स बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता, एब्स बनने में सालों लग जाते हैं। एनीवेज, दिस आई जस्ट वांटेड टू रिफ्लेक्ट ऑन द थिंग्स दैट यू सेड। सो कंटिन्यूइंग टू दैट, क्या ऐसे कुछ रिसोर्सेज आप रेकमेंड करेंगे किसी एक न्यू फ्रेश ग्रेजुएट को, या फिर एक नए इमिग्रेंट को भी जो कनाडा में आ रहे हैं, कि वो अपने पर्सनल फाइनेंस पे आते ही ध्यान देना शुरू करें, एंड स्पेशली अबाउट द यंग प्रोफेशनल्स? क्योंकि आई थिंक अगर आप 21-22 साल से इन्वेस्ट करना नहीं शुरू करते, आप जाके 30s में अपने जाके इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो आई थिंक जो सबसे मेजर फैक्टर है कंपाउंडिंग का, आप उसी पे लूज़ आउट कर रहे हैं बहुत सारे साल तक। तो व्हाट आई हैव कम टू रियलाइज़ इज़ कि अगर आप छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना शुरू करें, आई थिंक दैट इज़ मोर बेनिफिशियल डाउन द लाइन, रादर देन आप जब आप 32 तक के हो जाते हैं, यू वेट कि अब मैं अच्छी गाड़ी ले लूँ, अब मैं ये कर लूँ, एंड देन जब मेरे पास पैसे बच जाएँगे, तब मैं उसको इन्वेस्ट करना शुरू करूँ। तो व्हाट आर सम ऑफ द रिसोर्सेज दैट समबडी कैन स्टार्ट विद, जिससे उनकी एटलीस्ट जो हैबिट फॉर्मेशन है वो शुरू हो, एंड देन दे कैन कंटिन्यू ऑन दैट? यार, एक तो आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिस पे मैं पर्सनल फाइनेंस की बात करता हूँ। बट दैट्स अ गुड रिसोर्स, बट द आइडिया इज दैट यू नीड टू फाइंड सर्च रिसोर्सेज ऑनलाइन जिनसे आप कुछ सीख सकें। एंड आई थिंक दैट्स योर क्वेश्चन, विच इज़ वो कौन सी रिसोर्सेज है, बिकॉज ऑनलाइन भी डिफरेंट किस्म की नॉलेज मिलेगी। बहुत से लोग जो हैं वो आपको कोई डे ट्रेडिंग की एडवाइस करेगा, कोई कोई ऐसी एडवाइस भी करेगा जो कि खुद लोगों ने नहीं की, लेकिन वो आपको वो स्नेक ऑयल बेच रहे हैं। सो I would recommend start reading some good books. इसमें Dave Ramsey is an individual जिसको मैं follow करता हूँ. He's done a very good job. I've learned a lot from him. You can try check his books out. दूसरी जो कुछ books हैं वो Morgan Housel. He does a very good job on personal finance as well. I highly recommend आप उसकी book है on psychology of money. उसमें आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, एज इन यू वोंट फाइंड एनीथिंग कि यार बस मैं यहाँ पैसा ऐसे लगा दूं या ये A+B या C कर दूं सो आई मेक सम मनी, but it will give you an idea of how to think about money. So I think वो base बहुत important है. फिर there is a book which is simple path to money making, something like that. Maybe I'll give you the book. You can put it in the description. It is more US focused, but a lot of it you can relate even for Canada as well. उसमें मतलब US में जो RRSP है उसको 401 के कहते हैं. So you'll get the idea कि ये वही चीज़ों की बात कर रहा है, just the terminology is different. So you can check out that book as well. So it is important that you educate yourself and use the right resources, which is go to the right individuals. और एक चीज़ और मैं बता दूँ, I think the best litmus test to checking whether a resource is good or not is agar if someone is telling you get rich quick, run away from that book, run away from that channel or that resource. अगर आपको कोई ये कह रहा है कि टाइम लगेगा बट ये तरीका है, मेरे पास तरीका है, आई कैन गिव यू ऑल द थिंग्स दैट विल मेक यू एक्सट्रीमली वेल्दी, बट ऑल आई वॉन्ट इन रिटर्न इज टाइम. यू हैव टू गिव टाइम. और टाइम की आपने बात की, बिकॉज कंपाउंडिंग प्लेज अ पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल. सो इफ देर इज एनी बुक, एनी इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स बाय सेइंग
you will not get rich quick. Listen to them, because for the most part वो आपको सही एडवाइस दे रहे हैं. अच्छा, अब एडवाइस की बात कर लेते हैं, एंड आई कैन गिव यू अ क्विक 101 ऑन पर्सनल फाइनेंस एज वेल. देयर आर टिपिकली थ्री पार्ट्स. एक है सेविंग, एक है इनकम, एक है इन्वेस्टमेंट. Saving may I'll a lot there are a lot of things. There are a lot of things. There are a lot of hacks on how to save and how to make save extra money and all. But उसमें जो सबसे important piece है, which is budget. So start tracking आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप कहाँ पैसा लगाना चाहिए आपको, which is and then start comparing it. If you cannot improve something that you don't measure. सो जब तक आप अपने पैसे को मेजर करना नहीं शुरू करेंगे कि वो जा कहाँ रहा है, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते. यू कैन आस्क मी कि आज से 12 महीने पहले, 18 महीने पहले, लेट्स से जून 2022 को आप, बेरोज, कैन यू टेल मी हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर कॉफ़ी? एंड आई कैन एग्जैक्टली टेल यू दैट. हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन पार्किंग? बेशक वो $1 होगा, आई कैन टेल यू दैट. आई कीप ट्रैक ऑफ एवरी डॉलर. और लोगों को, बहुत से लोग जो मुझ पे तनकीद करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि, और मैं लोग अपने फॉलोअर्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी फैमिली में ही बात कर रहा हूँ, बहरोज कंजूस है. आई एम फार फ्रॉम बीइंग अ कंजूस. आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी. इट्स जस्ट दैट आई नो एग्जैक्टली कि मैंने पैसा कहाँ खर्च किया. बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जो हूँ वो, आई कैन सेव स्लाइटली मोर देन आई स्पेंड. बट दिस इज जस्ट हाउ आई एम. बिकॉज मेरे अपने सेविंग टारगेट्स हैं जो कि मेरे पूरे हो रहे हैं, विच आई रिकमेंड, विच इज यू शुड बी सेविंग 20% at least. And I usually typically save more than 20%, and I can even save higher, like I can even go up to 30-35. But it's just because मैं जो हूँ वो थोड़ा सा spender हूँ. I don't kill myself, and I don't recommend anyone killing themselves as well. All I'm saying is it is very important. You need to know where every dollar is going. This is one. Second is investing. Stock market is one of the best ways to grow your money. और ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, बिकॉज बहुत अरसे तक मुझे सिर्फ यही बताया गया था कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं. आई फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट रिकमेंड पीपल इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी में उसको इन्वेस्ट करना चाहिए जिसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, उसको प्रॉपर्टी की समझ है, उसको प्रॉपर्टी मेंटेन करना, प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना, स्टडी करना अच्छा लगता है. ओनली देन यू शुड इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी. But if you want to invest your money for the sake of investment, property is a bad investment, because property is not an active investment. It is not a passive investment, it is active investment. So, अगर आपका शौक है तो आप करें. ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ, अगर आपका शौक है रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट करने का, रेस्टोरेंट खोलने का, तो करें. अगर आपका शौक है कंटेंट क्रिएट करने का, तो आप करें. तो अगर आपको प्रॉपर्टी का शौक है तो इन्वेस्ट करें, अदरवाइज डोंट इन्वेस्ट इन इट. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उसमें रिटर्न्स नहीं बनेंगे. रिटर्न्स बन जाएंगे, बट तभी बनेंगे अगर आपको उसको समझ है और आपको उसका शौक है. अगर आपको समझ नहीं, आप बोलें यार मेरे पास अपनी नौकरी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी अपनी हॉबीज़ हैं, और मुझे जो है वो पैसा अपना ग्रो करना है, देन स्टॉक मार्केट. डू नॉट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी. ये मेरी रिकमेंडेशन. सो दिस इज इन्वेस्टिंग. और इन स्टॉक मार्केट एज वेल, एक टिप ये है कि डोंट ट्राई टू लुक कि मैं कोई, वो किसी ने मुझे कहा कि उसने एनवीडिया का स्टॉक ले लिया था और वो इतना रिच हो गया, उसने बिटकॉइन ले लिया था. डोंट ट्राई टू फाइंड द नीडल इन द haystack, जस्ट बाय द haystack. उसका तरीका ये होता है कि आप कोई भी एक ETF ऐसा ख़रीद लें जो कि इंडेक्स ETF हो, जिसमें बहुत सारी कंपनीज जो हैं उसकी एवरेज हो, ताकि आप मार्केट के हिसाब से चल रहे हो. सो यू वोंट बी बीटिंग द मार्केट, बट यू वोंट बी बिलो द मार्केट. So which helps in diversification. So don't go for picking up a single stock. Buy an ETF which indexes the market. So ये हो गई इन्वेस्टिंग. तीसरी चीज आ जाती है इनकम. इनकम में देर आर टू पार्ट्स टू इट. वन इज जो आपकी करंट इनकम है उसको कैसे इंक्रीज करें, और दूसरा है यू नीड टू हैव साइड इनकम्स. यू नीड टू हैव साइड इनकम्स एंड यू नीड टू इंक्रीज योर करंट इनकम. अच्छा, करंट इनकम इंक्रीज करने के दो चीज़ें. एक तो आप अपनी जिस करंट कंपनी में काम कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड बी गेटिंग अ प्रमोशन और अ मेजर रेज इन योर कंपनी एवरी 2 to 3 years. और अगर आपको हर 2 से 3 साल नौकरी में रेज नहीं मिल रहा और या प्रमोशन नहीं मिल रही, यू शुड स्विच. हर 3 साल बाद आप नौकरी चेंज कर लें. यू विल मेक फार मोर मनी. पीपल हु स्विच जॉब्स मेक 15 to 20% more money than people who don't switch jobs altogether. अच्छा, स्विच जॉब्स का मतलब ये नहीं है, अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई, कि आप बस कंपनियां चेंज करते रहें. मैं ये कह रहा हूँ, अगर अपनी कंपनी में ही आप हर 3 साल प्रमोट हो रहे हैं, स्टे देयर फॉर 50 years, इट्स गुड. बट अगर आपको लग रहा है 3 साल हो गए, चौथा साल निकल आया है और प्रमोशन की कोई जो है वो आसार नहीं है, जस्ट लीव एंड चेंज जॉब्स.
When you change jobs, you'll get a 20% bump. And then if you can do it like 2-3 times, and then you'll take a good jump. या फिर आप अपनी कंपनी में प्रमोट हो रहे हैं. सो ये है अपनी कंपनी में या आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें ज़्यादा इनकम कमाना. और दूसरा ये, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट हैविंग साइड इनकम्स. यू शुड नॉट रिलाई ऑन वन इनकम और टुगेदर. और साइड इनकम से मुराद ये है कि व्हाट विच इज़ अनदर फ्रेमवर्क. बाय द वे मैं उसमें इकिगाई फ्रेमवर्क यूज़ करता हूँ और लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि यू नीड टू फाइंड व्हाट योर पैशन इज़, व्हाट you're good at, what people want, and what they are ready to pay you, which is the Ikigai framework. And again, I've made a couple of videos on this as well. But the idea is कि आप जो अपना side income करेंगे वो it should come from a place of your passion, place of your enjoying, और and then you start seeing कि आप अपने passion को कैसे monetize कर सकते हैं. This is something that I think you are doing, and this is something what I'm doing as well, which is I found a passion where I really like teaching. I really like helping out people. मुझे अपनी नौकरी में भी जो सबसे अच्छा पार्ट लगता है वो people development का लगता है, and teaching, coaching, training. And I was like, okay, this is something I like, and I found YouTube to be one of the channels where I can do this. And then I was like, okay, what should I teach and promote? And then I realized the content that I consume is around personal finance. So I started teaching personal finance, and this is something where people need it, and people are ready to pay for it as well. So side incomes, I talked about savings, which is budgeting. Investment is stock market and buy an ETF, which is an index fund. And income is improve the income in your current place, either by taking jumps within the company or moving out. And then lastly, it is important you need to have side incomes. Yeah, and जैसे आपने कहा, it's completely personal finance 101. Thanks for a detailed explanation on that. So thank you Behrouz. And जैसे आपने साइड हसल्स के बारे में बात की, एंड हम उस पे भी और डिस्कशन करना चाहते हैं, एंड स्पेशली आपकी जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी रही है उससे आई हैव बीन पर्सनली वेरी इंस्पायर्ड. सो विल डेफिनेटली डू अनदर सेशन, एंड विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल कि आपका कंटेंट क्रिएशन का जर्नी कैसा रहा है, एंड उसके थ्रू आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड कैसे आप साइड हसल्स को प्रमोट करते हैं उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस regarding any of the stuff that we have talked about, please reach out to us in the comments. I'll put Behrouz's channel in the description, his LinkedIn profile in the description. Feel free to reach out to us, and we'll reply as much as we can. So, Behrouz, thank you for sparing time, and we'll definitely be in touch again. Thank you, Jaskira. This was amazing. It was wonderful chatting with you, sharing this. I think good preparation, good questions you asked. I've seen other videos as well. You really have good questions, thoughtful discussions that you encourage and help. So thank you for this opportunity, and just keep doing the good work.